डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस समय की हेडलाइंस पर। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए की बढ़ोतरी का किया ऐलान। अब राज्य के किसानों को मिलेंगे 6000 रुपए के बजाय 8000 रुपए। नीट यूजी परीक्षा में किसी भी तरह की अनियमितता के आरोपों को एनटीए ने किया खारिज। कहा सिर्फ 6 सेंटर और करीब 1600 अभ्यर्थियों के मामले की पड़ताल के लिए बनाई गई है ये जांच कमेटी। कमेटी की सिफारिशों का दायरा 6 सेंटर तक ही सीमित, पूरे देश की परीक्षा पर नहीं पड़ेगा असर। 9 जून को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जारी। विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। सेशल्स के उपराष्ट्रपति भी दिल्ली पहुंचे। शपथ ग्रहण समारोह के कारण कल से 2 दिनों तक दिल्ली में नो फ्लाई जोन। कई स्तर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल, एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर्स तैनात। हैदराबाद में राजकीय सम्मान के साथ होगा रामोजी राव का अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय मीडिया में क्रांति लाने वाले दूरदर्शी व्यक्ति ने पत्रकारिता और फिल्म जगत पर छोड़ी अमिट छाप। और खेल की खबरों में टी20 विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होगा बड़ा मुकाबला। नीदरलैंड्स और दक्षिण अफ्रीका की टीमें भी होंगी आमने सामने। ये थी इस समय की हेडलाइंस। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। सबसे बड़ी खबर राजस्थान से, जहां किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान में किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए का इजाफा करने की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले के बाद किसान सम्मान निधि की राशि अब 6000 रुपए से बढ़कर 8000 रुपए हो जाएगी। सरकार के इस फैसले पर किसानों ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार का ये फैसला उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इससे किसानों को खाद, बीज, दवाई आदि लाने में काफी मदद मिलेगी। प्रदेश के लगभग 57 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक्स पर लिखा कि सरकार अन्नदाता उत्थान के संकल्प पर सतत गतिशील है और अन्नदाताओं के सर्वांगीण उन्नयन के लिए संकल्पबद्ध है। और अब आज की एक और बड़ी खबर। नीट 2024 की परीक्षा के मुद्दे पर डीजी एनटीए सुबोध कुमार सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए छात्रों की तमाम शिकायतों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि समिति ने बैठक की और केंद्रों और सीसीटीवी के सभी विवरणों का अध्ययन किया गया। पूरे देश में इस परीक्षा की अखंडता से समझौता नहीं किया गया। कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पूरी परीक्षा प्रक्रिया बहुत पारदर्शी रही। उन्होंने कहा कि आगे भी समिति इस मामले पर पूरी जांच कर रही है। हम लोगों ने पूरा एक कमेटी बना के एक्सपर्ट का एनालाइज किया और उनके ग्रीवांसेस एड्रेस किए कि जिससे जो 23 लाख कैंडिडेट्स हैं उनका भी इशू ना हो और जो इतने कैंडिडेट्स हैं उनके भी इशू ना हो। हमने ग्रीवांस एड्रेसल कमेटी बनाई थी, उसने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको जो है एक हाई पावर्ड कमेटी एनालाइज कर ले। तो एक हमने कमेटी बनाई है। उस कमेटी इनको एक बार फिर से देख लेगी कि जो इनके ग्रीवांसेस थे 1600 कैंडिडेट्स के, उनके भी ग्रीवांसेस ना रहें और जो 23 लाख लोगों के मन में हैं कि काफ़ी सारे टॉपर्स आ गए, ये आ गए, तो इनके भी इशूज वो ना हों।
साथ ही एनटीए के डीजी ने आगे कहा कि समिति को पता चला कि कुछ केंद्रों पर समय की बर्बादी हुई है, इसीलिए छात्रों को इसके लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके कारण कुछ छात्रों की चिंताएं सामने आईं, क्योंकि कुछ उम्मीदवारों को 718 और 719 अंक भी मिले और 6 उम्मीदवार टॉपर बन गए। समिति ने सोचा कि वे शिकायतों को दूर कर सकते हैं और छात्रों को मुआवजा दे सकते हैं, इसलिए कुछ छात्रों के अंक बढ़ा दिए गए। हमने सभी चीज़ों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया और परिणाम जारी किए। 4750 केंद्रों में से ये समस्या सिर्फ 6 केंद्रों तक ही सीमित थी और 24 लाख छात्रों में से केवल 1600 छात्रों को ही इस समस्या का सामना करना पड़ा। समिति की सिफारिशों का दायरा सिर्फ 6 केंद्रों और करीब 1600 छात्रों तक ही सीमित है और पूरे देश में हुई नीट परीक्षा पर समिति की सिफारिशों का कोई असर नहीं पड़ेगा। इस साल सबसे कम जो है केवल एक क्वेश्चन चैलेंज हुआ, मतलब एक क्वेश्चन अफेक्ट हुआ। 1563 बच्चों का हमने वो किया, तो इनके जो मार्क्स रिवाइज होके भी कई बच्चों के मार्क्स जैसे नेगेटिव में थे तो नेगेटिव से नेगेटिव में ही रहे, -20 रहे, और कुछ बच्चों के मतलब टॉपर साइड में आ गए। और इनका जो 1563 का है उसमें से 790 बच्चे क्वालिफाई किए। केवल एक सेंटर पे इतना क्यों आया? तो उस सेंटर को भी हमने एनालाइज किया। उसका जो एवरेज मार्क्स थे वो 235 थे, मतलब जो 23 लाख बच्चों का एवरेज है उससे उनका ज़्यादा था। तो कहने का मतलब रिलेटिवली दी स्टूडेंट्स वहाँ पे बेटर थे, जो मतलब हाई स्कोर कर सकते थे। और अब बात नई सरकार के गठन की। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के हाथों में ही देश की कमान होगी। कल 9 जून की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस पद की एक बार फिर से शपथ लेंगे। 2014 और 2019 के बाद अब फिर से अगले 5 सालों के लिए नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली पहुंच चुकी हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। और इसी क्रम में सेशल्स गणराज्य के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ भी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर सेशल्स गणराज्य के उपराष्ट्रपति का भी पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। तो शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर भारत के पड़ोसी देश और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। समारोह में भाग लेने के अलावा ये नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से आयोजित भोज में भी शामिल होंगे। लगातार तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए नेताओं की ये यात्रा भारत द्वारा अपनी पड़ोसी पहले नीति और सागर विजन को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए है। खास बात यह है कि मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में श्रमिकों और स्वच्छाग्रहियों को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया जा रहा है। और नई सरकार शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली में देश और विदेश से आने वाले तमाम वीवीआईपी मेहमान इकट्ठा होंगे। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 9 और 10 जून के लिए दिल्ली को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है और निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इन 2 दिनों में पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, यूएवीएस, यूएएसएस, माइक्रोलाइट विमान जैसे उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों की उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही साथ बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल, एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर को तैनात किया जाएगा। तमाम बड़े होटलों को भी सुरक्षा के घेरे में लिया गया है। तो कल यानी कि 9 जून की शाम को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के बीच दिल्ली में बैठकों का सिलसिला जारी है। आज अमित शाह के आवास पर बीजेपी नेताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई।
और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की भी बैठक हुई। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हुई बैठक में चुनावी नतीजों पर मंथन हुआ। कांग्रेस को इस चुनाव में 99 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जो पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों से बेहतर है। इसके अलावा पार्टी के अंदर एक धड़े का मानना है कि राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी और विपक्ष के नेता का पद संभालना चाहिए। इस अहम विषय पर भी बैठक में मंथन हुआ। बैठक के बाद कांग्रेस के नेता के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद स्वीकार करने का अनुरोध किया है, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी के जवाब का इंतजार है। Congress Working Committee unanimously passed the resolution requesting Rahul Gandhi ji to accept the position of Leader of Opposition in the Lok Sabha. He replied that he will think about it. यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर समाचार। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू 12 जून को विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एन चंद्रबाबू नायडू अपने सलाहकारों द्वारा तय शुभ समय सुबह 11:27 पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह विजयवाड़ा में गन्नावरम एयरपोर्ट के पास केसरपल्ली आईटी पार्क में आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा और अन्य एनडीए सहयोगी दलों के नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। 74 वर्षीय नायडू चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये दूसरी बार होगा जब वो आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वो 1995 से 2004 के बीच संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और राज्य के विभाजन के बाद 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहे। टीडीपी, जनसेना और बीजेपी गठबंधन ने 175 सदस्यीय विधानसभा में 164 सीटें जीतकर इस बार शानदार जीत दर्ज की है। वहीं ओडिशा में बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से एक और बहस शुरू हो गई कि पार्टी में आगे उनकी विरासत कौन संभालेगा। अब उनकी विरासत संभालने वाले नामों पर चर्चा भी तेज हो गई है। इन नामों में वीके पांडियन का नाम भी शामिल है। हालांकि नवीन पटनायक ने कहा है कि वीके पांडियन उनके उत्तराधिकारी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ओडिशा के लोग ही उनके उत्तराधिकारी का फैसला करेंगे। Mr. Pandian joined the party, has not held any post. As you know, he didn't fight in this elections from any constituency. And I've always clearly said that when they asked me about my successor, I've said clearly that it is not Mr. Pandian. And I repeated again that the people of Odisha will decide my successor. और केंद्र में एनडीए सरकार के गठन और मंत्रिमंडल गठन पर बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चट्टान की तरह एनडीए सरकार के साथ खड़े हैं। श्रवण कुमार से डीडी न्यूज संवाददाता कुमार आलोक ने ये खास बातचीत की है। बिहार में जनता दल यू को अपार सफलता मिली है
और हम साथ में इस समय बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी के साथ एक्सपेक्टेशन था 12 सीट का ही कि और ज़्यादा का था? नहीं, हमको तो भी ज़्यादा सीट की थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर कुछ दिक्कत हुई है, उसकी समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के बाद पता चलेगा कि इन कारणों से हम लोग 4 सीट लूज किए हैं। कार में आप शामिल हो रहे हैं और मंत्रिमंडल में भी स्थान होगा जनता दलियों का, तो क्या पार्टी की तरफ से कोई रणनीति बनी है कि कितने मंत्री शपथ लेंगे, कौन कौन से मंत्री होंगे? ये सारी चीज़ें के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अधिकृत हैं, हम लोग के सम्मान नेता हैं। जो वो फैसला करेंगे वही हम सबको मान्य होगा। जनता दल यू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी दोनों एक मजबूत स्तंभ है इस सरकार के लिए, तो जो सरकार की मजबूती या सरकार 5 साल तक कितनी मजबूती से चले, इसकी क्या गारंटी देते हैं सर आप? नहीं, गारंटी तो जब नीतीश कुमार जी एक बार खड़े हो गए तो वे चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। बिहार के हित के लिए, देश के हित के लिए, देश के आवाम के लिए, और बिहार तरक्की करे, बिहार विकास करे, बिहार और ऊंचाई पर जाए। मंत्रिमंडल में आप शामिल होंगे, आपका दल जो शामिल होगा, तो उसमें तमाम जो जातियां हैं जो नीतीश कुमार जी का अपना वोट बैंक है उनका, तो उन सारी जातियों का सामंजस्य रहेगा? देखिए, नीतीश कुमार जी को बताने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी खुद एक बहुत बड़े लीडर हैं, आज जिनका जलवा सिर्फ बिहार में नहीं देश में है, और आज देश के लोगों को पता चल रहा होगा कि नीतीश कुमार जी क्या हैं। मंत्रिमंडल का आकार क्या होगा, उसका विस्तार क्या होगा, ये सारा कुछ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निर्भर है, ये कहना है ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी का। कैमरामैन रवि धीमान के साथ कुमार आलोक, टीडी न्यूज़, दिल्ली। तो ये बातचीत आपने सुनी, चट्टानी एकता की बात हो रही है, और इसी के साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। हिमंता बिस्वा शर्मा हनुमानगढ़ी मंदिर में भी गए और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने रामलला के दर्शन करने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना एक ऐतिहासिक क्षण है। अभी वक्त है एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब देखेंगे इस समय की कुछ और बड़ी खबरें। टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में, आगजनी मामले में सपा के विधायक इरफान सोलंकी को सजा मिलने पर पीड़िता नजीर फातिमा ने खुशी व्यक्त की है। मामले की कार्रवाई में तेजी लाने और त्वरित संज्ञान लेने के लिए नजीर ने और उनके परिवार के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। हालांकि पीड़िता ने कोर्ट से आग्रह किया है कि इरफान सोलंकी की सजा को और बढ़ाई जाए ताकि वो भविष्य में किसी भी गरीब को तंग करने की हिम्मत न कर सके। दरअसल कुछ साल पहले महज कुछ गज जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर तत्कालीन सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके गुंडों ने पीड़िता के परिवार के साथ मारपीट की थी और उनके घर को जला दिया था। अब मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने इरफान को 7 साल की सजा सुनाई है। सपा की सरकार थी, हमारे घर पे हाईकोर्ट का स्टे होने के बावजूद मेरे घर पे बुलडोज़र चलाया गया। 3 हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं होती थी और हमारे 2 भाइयों की जान इसी प्लाट के चक्कर में ले ली गई। मेरे पापा की जान इसी में चली गई। मेरे जो 2 छोटे भाई बच्चे, अब उनकी भी जान का खतरा है। और जब जिस तरीके से किसी भी तरीके से ये लोग मकान खाली नहीं करवा पाए, पहले तो गिराया, बिल्डोज़र चलवाया 3 बार। हम लोग रोड पे रहते थे, सड़क पे ऐसे ही नकाब ओढ़े दिन रात बच्चों को लिए बैठे रहते थे।
प्लाट के अंदर नहीं आने देते थे हम लोग को। और फिर पन्नी डाल के जब रहने लगे तो मेरे मतलब हम लोग शादी में चले गए तो मेरे घर में आग लगवा दिए। न्याय मिला है, इसका धन्यवाद है सबको, योगी जी को भी और सबको धन्यवाद है, और जो मैं न्यायाधीश हैं उनको भी धन्यवाद है। फैसला तो मिला है, जीत हुई है, मगर हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। हमारी मांग ये है कि इतने बार हमारे प्लाट पे बुलडोजर चलाया गया और फर्जियाँ रजिस्ट्री हुई और मुकदमे के दौरान 3 रजिस्ट्री हुई, ये सब रजिस्ट्री कैंसिल करी जाए और मेरा पैसा सन 91 से केडीए में जमा है, उसके तहत हमारे नाम रजिस्ट्री की जाए। इंसानियत और हैवानियत की सच में कोई मजहब उनका नहीं होता। खबर कर्नाटक से। यौन शोषण के आरोपी जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को एसआईटी हासन के होले निरासीपुर में उनके आवास और गेस्ट हाउस ले गई, जहां उनके द्वारा कथित तौर पर महिलाओं का यौन शोषण करने और अश्लील वीडियो बनाए जाने की बात कही जा रही है। प्रज्वल रेवन्ना 10 जून तक एसआईटी की हिरासत में हैं। दरअसल प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कई महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोप हैं और इससे जुड़े कई वीडियो वायरल हो गए हैं। रेवन्ना पर कथित तौर पर सैकड़ों अश्लील वीडियो बनाने का भी आरोप है। राज्य सरकार ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया है। इधर दिल्ली में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस बैठक की तस्वीर उपराष्ट्रपति के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की गई है। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में मीडिया जगत की एक प्रसिद्ध हस्ती इनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का आज सुबह तेलंगाना के हैदराबाद में निधन हो गया। रामोजी राव का हैदराबाद के स्टार अस्पताल में इलाज चल रहा था। आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। तेलंगाना सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की घोषणा की है। तो उधर टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में रहते हुए रामोजी राव को श्रद्धांजलि दी। रामोजी राव को आइकॉनिक मीडिया बैरन और फिल्म मुगल कहा जाता था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे रामोजी राव ने बिजनेस और फिल्मों की दुनिया में खूब नाम कमाया। उन्होंने रामोजी ग्रुप की नींव रखी, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो रामोजी फिल्म सिटी, ईटीवी नेटवर्क और इनाडू तेलुगु अखबार भी आता है। कई सुपरहिट तेलुगु फिल्मों का बनाने का श्रेय भी रामोजी राव को जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामोजी राव के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके संवेदना प्रकट की और सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी पोस्ट किया और लिखा, रामोजी राव गारू का निधन बेहद दुखद है। वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय मीडिया में क्रांति लाई। उनके समृद्ध योगदान ने पत्रकारिता और फिल्म की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अपने उल्लेखनीय प्रयासों के माध्यम से उन्होंने मीडिया और मनोरंजन जगत में नवाचार और उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित किए। भारत के विकास के लिए रामोजी राव गारू को जुनून था। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनके ज्ञान से लाभ उठाने के कई अवसर मिले। मैं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति इस कठिन समय में संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति। वहीं तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने भी हैदराबाद पहुंचकर इनाडू ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक रामोजी राव को श्रद्धांजलि दी। नायडू ने तेलुगु राज्यों में मीडिया उद्योग के लिए रामोजी राव की अपार सेवा को याद किया। नायडू ने कहा कि हम सभी को उम्मीद थी कि वो घर लौट आएंगे, लेकिन यह खबर सुनने की कभी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि राव का निधन न केवल तेलुगु राज्यों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी हैदराबाद पहुंचकर इनाडू ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक रामोजी राव को श्रद्धांजलि दी। रामोजी राव का आज सुबह हैदराबाद के स्टार अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था। एक अंतर्राष्ट्रीय खबर, इजरायली सेना ने जानकारी दी है कि इजरायली सेना, इजरायली पुलिस और इजरायली स्पेस एजेंसी द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान में गाजा द्वारा बंधक बनाए गए 4 लोगों को रिहा करा लिया गया है। हमास के द्वारा बनाए गए बंधकों को, इन 4 लोगों को बीते 7 अक्टूबर को इजरायल में हो रहे नोवा संगीत समारोह से गाजा के हमास आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था। रिहा होने वाले लोगों में एक महिला समेत 3 पुरुष भी शामिल हैं। नोआ आर्गामन, आलमोग मीरजान, श्लोमे जेव और एनरी कोजलूब नामक सभी बंधक, ये 4 बंधक करीब 245 दिनों के बाद गाजा से वापस इजरायल पहुंच गए हैं। This morning, आज सुबह इजरायली सेना ने बचाव अभियान के दौरान हमास की कैद में फंसे 4 बंधकों को सफलतापूर्वक छुड़ाया है। वह अपने देश सुरक्षित आ गए हैं। वे सभी जीवित और स्वस्थ हैं। जरूरी चिकित्सा जांचों से गुजरने के बाद वह सभी अपने परिवारों से अस्पताल में मिल सकेंगे। हमारे अभी भी करीब 120 बंधक गाजा में हमास के कब्जे में हैं। खबर पूर्वोत्तर राज्य असम से, जहां बीते कई दिनों से लगातार चल रही बाढ़ की समस्या से लोगों को अब थोड़ी सी राहत मिली है। हालांकि अभी भी धर्मतुली में कोपिली नदी खतरे के निशान से ऊपर ही बह रही है, लेकिन बाढ़ की स्थिति में अब सुधार देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि असम के 8 जिलों कछार, नौगांव, कामरूप, धेमाजी, मोरीगांव, होजई, दीमा हसाओ, हैलाकांडी, कार्बी आंगलोंग पश्चिम में बाढ़ की विभीषिका का ज्यादा असर देखने को मिला है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। सज गया है मंच, आ गया है फैसला। 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह। दूरदर्शन की एक्सक्लूसिव कवरेज 9 जून 2024 शाम 6 बजे से दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का